टू माय चैनल। तो मैं आज आपको आज के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है वर्ल्ड बैंक पेयर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.5%। पहला हमारा ये है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पेयर्स इंडियन फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.5%। पहला हमें ये पढ़ना है। इसमें बात क्या की जा रही है? इसमें बात हो रही है Indian economy expansion is expected to speed up to 7% in the next fiscal year before settling back down to 6.1% in financial year 24 and 25। ठीक है। तो इसमें है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने ट्रिम किया है उसका एस्टिमेट जो है इंडिया के ग्रोथ में करंट फिस्कल ईयर के लिए 2022-23 के लिए 6.5%, ठीक है, तक 1 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन इट्स प्रीवियस प्रोजेक्शन। तो 1 परसेंटेज पॉइंट लोअर है प्रीवियस प्रोजेक्शन से जून के, और कंपेयर किया जाए लास्ट फिजिकल ईयर से तो 8.7% है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हम हाईलाइट करेंगे। उसके बाद है द एस्टिमेट फॉर द करेंट ईयर वॉज रिवाइज्ड ड्यू टू persistent pressure. The Indian economy is expected to speed up 7% in the next fiscal year before settling back to 6.1% in financial year 24-25. Estimate were released as per of bank-wise year South Asian Economic Forum. तो ये चीज़ याद रखना, इसके बारे में पढ़ना है, साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस, ठीक है, ये चीज़ है। इसमें है माइग्रेशन एंड रोड टू रिजिलियंस अहेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक IF एनुअल मीटिंग विद श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, द डिवास्टेटिंग फ्लड इन पाकिस्तान, ठीक है, डिवास्टेटिंग फ्लड देखा गया पाकिस्तान में, एंड रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक इम्पैक्टेड बाय द वॉर इन यूक्रेन, रिकवरी इन द रीजन, यूक्रेन मुद्दा और सब, तो मतलब पाकिस्तान में फ्लड एंड यूक्रेन का जो रिकवरी है वो भी। तो दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और बात की जा रही है, अ स्लो डाउन इन ग्रोथ। अब ये जो चार्ट है वो क्या बता रहा है? स्लो डाउन इन ग्रोथ। द चार्ट शोज द वर्ल्ड बैंक नाउ कास्ट फॉर द क्वार्टरली GDP ग्रोथ। इट एस्टिमेट दैट इंडियाज GDP विल ग्रो 6.5% इन फाइनेंशियल 22-23, 1 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट। तो 1 परसेंटेज पॉइंट जो है वो लोअर है प्रीवियस एस्टिमेट से। तो ये है पहला जो कि हमें पढ़ना था। दूसरा है एनी एरनॉक्स विन लिटरेचर नोबल। तो मैंने कहा था ना कि एक साथ सारे नोबल प्राइजेस का आ जाएगा, तो हम एक पेज में इसको कर लेंगे। तो जो एनी एरनॉक्स हैं वो लिटरेचर में उनको नोबल प्राइज़ मिला है। इसमें है फ्रेंच ऑथर एनी एरनॉक्स नोन फॉर हर deceptively simple novel drawing on the personal experience of class gender war was on Thursday awarded the Nobel Prize। तो इनको जो नोबल प्राइज़ ये मिला है, ठीक है, तो इनको जो नोबल प्राइज़ मिला है वो इनके जो सिंपल नोवेल्स ड्राइंग होते थे पर्सनल एक्सपीरियंस के क्लास और जेंडर पे, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। इनके बारे में कुछ बातें हैं। मिस एरनॉक्स 82 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, वॉज ऑनर्ड फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना है, विद विच शी अनकवर रूट्स, ठीक है, estrangement and collective restraint of the personal memory। तो इनके बारे में थोड़ी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्कूल स्लैबी, हर मोर देन 20 बुक, ठीक है, मोर देन 20 बुक यानी कि 20 बुक से ज़्यादा इनकी जो है, मेनी ऑफ विच हैव बीन स्कूल टेक्स्ट, वो स्कूल टेक्स्ट है फ्रांस में। फॉर डिकेड, दशकों से इनकी जो 20 से ज़्यादा बुक्स हैं वो स्कूल टेक्स्ट हैं फ्रांस में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सब्टल इनसाइटफुल विंडोज ऑन द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न फ्रांस, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस are the source for all of Mr. Ernock's work, and she is the pioneer of France autofiction genre and जो
जनरे होता है, मतलब किस टाइप का, विच गिव नरेटिव फ्रॉम द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये तो लिटरेचर में इनको मिला है, ठीक है, हमारा ये हो गया। इसके बाद हम आगे आएंगे देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है। इसमें पढ़ना है डोंट लर परसुएट। तो ये प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, लर है या लर है, जो भी है आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो हमारा पहला ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है नो लॉन्गर बिचारे, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इसमें बात की जा रही है नोबेल प्राइज गिवन फॉर इस्टेब्लिशिंग व्हाट वाज वंस सीन एज मेटाफिजिक्स। इसमें कल मैंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी एक को दिया गया था। तो इसमें बात की जा रही है क्वांटम रिवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मुद्दा है, विद ट्रांजिस्टर चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉरवर एनालिस्ट प्रोवाइडिंग फॉर द फाउंडेशन कॉर्नर। तो ऑल अबाउट जो हम थोड़ा डिस्कस कर किए थे उसका डिटेल में है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से जो नोबेल प्राइज़ हैं वो दी जा रही हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद हमें ये पढ़ना है स्ट्रेंथनिंग द CSR फ्रेमवर्क इज़ प्रॉफिटेबल आइडिया। इसमें है strengthen CSR फ्रेमवर्क इज़ प्रॉफिटेबल आइडिया, ठीक है। तो इससे बात की जाए एवर सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल फॉर्म है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी regime in India after section 135 of Companies Act 2013, CSR spending in India has risen, बढ़ा है 10,065 करोड़ टू था 2014-15 में, और अभी इतना हो गया 24,864 करोड़ इन 2021। मतलब 2021 से जितना था उससे अभी बढ़ा है, ठीक है। But there is no data to verify whether this increase is commensurate with the increase in the profit of Indian and foreign having a registered armed in India company beside there was। तो मतलब पर ऐसा कोई भी जो है वो डेटा नहीं वेरीफाई हुआ है। तो इससे रिलेटेड हम जो भी एडिटोरियल रहता है उससे रिलेटेड हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा, आगे देखेंगे। इज़ इंडिया इन अ ब्लाइंड ओवर इट्स रिलेशन विद रशिया। तो एक क्वेश्चन मार्क जैसा है इसमें है कि क्या इंडिया जो है, इज़ इंडिया इन अ ब्लाइंड ओवर इट्स रिलेशन विद रशिया। तो बोला जा रहा है कि क्या इंडिया अपने जो भी रिलेशन है रशिया के साथ वो ब्लाइंडली उस रिलेशन को मतलब निभा रही है, उस रिलेशन के बारे में ब्लाइंडली सोच रही है, इस चीज़ के बारे में ये जो है हमारा आर्टिकल वो बात कर रहा है, न्यूज़ आर्टिकल जो है हमारा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, ओके। ये क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है। तो पहले हम ये देख लेंगे स्टोरी क्या है, फिर क्वेश्चन आंसरिंग। तो उसमें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको देखते हैं क्रक्स क्या है इसका। ऑन October 1 व्हेन इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एट UNSC। जब UNSC का जो UNSC में वोटिंग हो रही थी, ठीक है, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पे अगेंस्ट रसिया, उस समय क्या हुआ, रेफरेंडम और एनेक्सिंग फॉर द रीज़न ऑफ यूक्रेन, जो भी एनेक्सेशन हुआ, जो 4 रीज़न है यूक्रेन का उस पर, इट वॉज रिमेंड ऑफ न्यू डेली precarious tightrope walk on ties with Moscow in the backdrop of war in Ukraine and। तो इसमें क्या हुआ था, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, फिर से इसमें है कि रीज़न बता रहे हैं।
इंडिया ने वोट नहीं किया अगेंस्ट रसिया, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ बात की जा रही है। अब इसमें बात हो रही है कि इट वाज अ रिमाइंडर ऑफ न्यू दिल्ली प्रिकॉरियस टाइट रोप, ठीक है, वर्क ऑन द टाइज विद मॉस्को। अब इसमें बता रहे हैं कि ये बैकड्रॉप ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड इन द फेस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट रशिया, इंडिया हैज़ कंटिन्यू टू कैरी एन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड विद रसिया। तो बोल रहे हैं कि कौन फिर भी, मतलब ये सब होने के बाद भी इंडिया जो है वो कंटिन्यू रखी हुई है ऑयल और डिफेंस ट्रेड रशिया के साथ, इवन एज इट्स रिमेन्स कमिटेड टू डीपनिंग इट्स रिलेशन विद वेस्ट, जबकि वो जो है वो रिमेन कमिटेड है और डीप है रिलेशन विद द वेस्ट के साथ। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करी हुई है, पर वो रशिया के साथ भी जो भी ऑयल और डिफेंस ट्रेड है वो भी कंटिन्यू की हुई है, ठीक है। इसमें बात है इंक्लूडिंग द यूएस इन द डिस्कशन मॉडरेट बाय कैलोल भट्टाचार्य जी, Anuradha Chenoy and Ashok Kant discuss India's choice and action in changing geopolitical and landscape, especially with, ठीक है। तो इस पे ये तीन लोग हैं जो बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन इस टाइप के हैं। द वॉर इन यूक्रेन हैज़ ब्रॉट रशिया एंड चाइना क्लोजर देन बिफोर, इन दिस कंटेस्ट हाउ कैन इंडिया सेव गार्ड इज इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो रशिया, चाइना, इंडिया, यूक्रेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़, इन सब से रिलेटेड इस आर्टिकल में बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी मैंने बता दी कि बात क्या है कि वोट नहीं किया जब इंडिया ने, तो वो भी एक क्वेश्चन बना कि क्या वो ब्लाइंडली ऐसा कर रही है। फिर ये है कि चाइना का भी एंगल तो है रशिया के साथ, रशिया और चाइना भी तो क्लोज़ हैं पहले के कंपैरिजन, तो इंडिया क्या देखती है, कहाँ देखती है अपने आप को। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। आगे हम देखेंगे कि हमें कौन सा और पढ़ना है। यहाँ पे देखो रावण दहन की पिक्चर है, ठीक है, दशहरे का है। तो इसके बाद हमें कौन सा देखना है, आगे आएंगे हम। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें कौन सा पढ़ना है, हम ये देखेंगे। इस पे हमें पढ़ना है इज़ इट टाइम फॉर गिग इकोनॉमी। अब देखो बहुत पहले हम देखेंगे, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले देख लेंगे, तो उस समय गिग इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आता था। फिर से एक बार गिग इकोनॉमी से रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोला जा रहा है इट इज़ टाइम फॉर गिग इकोनॉमी, क्वेश्चन है। पहले स्टोरी देखेंगे फिर समरी में देखेंगे क्या बता रहे हैं। इसमें बात की जा रही है, वैसे वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, पहले हम समरी ही देखेंगे। इसमें है moonlighting is a state where employees work for remuneration with entities other than their employer. It is not defined in any of the statutes in India, ठीक है। However, there are enactment and deal with double employment. यहाँ बोला जा रहा है कि enactment है deal with double employment, ओके। मूनलाइट इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लैंड। मूनलाइट क्या है, एक सब्जेक्ट है लॉ ऑफ लैंड से रिलेटेड, ठीक है। द स्फेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंड बाय एम्प्लॉयर, जो भी बता रहा है कि जो स्फेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। एक्सटेंडेड बाय कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंड नहीं किया जा सकता बाय द एम्प्लॉयर बियॉन्ड वर्किंग आवर, मतलब वर्किंग आवर के बियॉन्ड नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, एंड आउटसाइड द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें है द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया डीलिंग विथ एम्प्लॉयमेंट। जो कोर्ट ऑफ लॉ है इंडिया में वो डील करती है एम्प्लॉयमेंट, डीलिंग विथ एम्प्लॉयमेंट आर रिट कोर्ट एंड लेबर कोर्ट। तो वो क्या होती है, रिट कोर्ट और लेबर कोर्ट होती है, ये याद रखना है। विथ एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन बेस्ड ऑन क्वांटिटी और फेयरनेस, ये क्वांटिटी और फेयरनेस के बेसिस पे। देयरफॉर कोर्ट may lean in favor of the employee unless contravention of the employee has led to serious prejudice and loss the employer। तो इसके रिपरकशन भी बताए गए हैं इसमें कि क्या हो सकता है अगर ऐसा नहीं करते हैं। और याद रखना है रिट कोर्ट एंड लेबर कोर्ट से रिलेटेड कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये हमको डिटेल्ड में पढ़नी रहेंगी, ठीक है।
अब ये स्टोरी बता रहे थे कि मून लाइटिंग और एम्प्लॉयज़ वर्किंग फॉर रिमनरेशन विद इंटाइटीज अदर देन देयर एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन अ हॉट टॉपिक इन रिसेंट मंथ। अब रिसेंट मंथ में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा मून लाइटिंग, ठीक है, और इसको ही कहते हैं एम्प्लॉयज़ वर्किंग फॉर रिमनरेशन इंडिटीज। ये एक हॉट टॉपिक रहा रिसेंट मंथ्स में। ड्यूरिंग द पैंडेमिक दोज विद डेस्क जॉब हैड मोर टाइम ऑन देयर हैंड एंड दस इट वॉज ईजियर टू टेक ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑफ द वर्क। तो यहाँ बताया कि ड्यूरिंग पैंडेमिक क्या हुआ, ज़्यादातर जॉब जो थे वो डेस्क जॉब रहे, मोर टाइम ऑन देयर हैंड एंड दस इट्स ईजियर टू टास्क ऑन फ्यू प्रोजेक्ट आउटसाइड। अब जुलाई में क्या हुआ, कोटक Securities said in a study that at least 60% ठीक है, सॉरी, at least 60% ऑफ 400 एम्प्लॉय, मतलब 400 एम्प्लॉयज़ का 60% जो है सर्वे में पता चला कि देमसेल्फ हैड और न्यू समवन हु हैड इंगेज्ड इन मून लाइटिंग। वो बोल रहे हैं कि वो ऐसे बहुत कुछ लोगों को जानते हैं जो मून लाइटिंग में इंगेज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और ये जो क्या बोलते हैं टर्म है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मून लाइटिंग और एम्प्लॉयर वर्किंग फॉर रिम्यूनरेशन, ठीक है। तो ये था शॉर्ट नोट में, हम ये भी अलग से करेंगे कि व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी, ठीक है। ये हो गया, आगे हम देखेंगे, उसके आगे हम आ जाएंगे द इंडियन मेड LCH प्रचंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। द इंडियन मेड LCH प्रचंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसमें हमें देखना है क्या बात हो रही है। द इंडिजिनियसली, हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। द इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से रिलेटेड हम शॉर्ट नोट भी बना चुके हैं, याद होगा अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं। मीनिंग फियर्स वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द एयर इंडिया फोर्स एट जोधपुर एयरबेस में होगा मंडे को, ठीक है, इंडक्ट किया जाएगा। द मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है। हैज़ बिन कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट, इसको कस्टमाइज़ किया गया है उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जो कि इंडियन एयर फोर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। और ये जो है ऑपरेट होगा बोथ इन डिज़र्ट टेरेन एंड हाई एल्टीट्यूड सेक्टर, दोनों जगह ऑपरेट हो सकता है ये, डिज़र्ट टेरेन में भी और हाई एल्टीट्यूड सेक्टर में भी। जो ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है is only attack helicopter in the world that can land take off at altitude of 5000 मीटर। मतलब एक ओनली, ये दूसरे कलर से करना बनता है कि यहाँ पे क्या बात हो जा रही है, ध्यान देना है। ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है ऐसा वर्ल्ड में जो कि लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, एल्टीट्यूड जब 5000 मीटर का हो, यानी कि 16,400 फीट हो, तब भी ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ फायरिंग ऑफ रेंज, ठीक है, फायरिंग रेंज है, एंड कैपेबल ऑफ फायरिंग रेंज एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल। तो ये चीज़ भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ये सब वही चीज़ें देखो मेंशन है 5000, ठीक है, ये सारी बातें मैं की, ये जान लेते हैं। इट कैन बी डिप्लॉयड टू परफॉर्म कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, इसके लिए भी है। CSAR बंकर बस्टिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए भी, और ऑपरेशन इन जंगल में कोई ऑपरेशन है, अर्बन एरियाज़ पे है, और सपोर्ट द ग्राउंड फोर्स को भी ये सपोर्ट करेगा। तो मतलब मल्टी फेसेटेड है, जो इसका वर्क है मल्टी टास्कर है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हो गया है जो हमारे आर्म फोर्स में ऐड हो चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रचंड, याद रखना। आगे आएंगे, ठीक है, आगे आ जाएंगे, ओके। फिर इसके बाद हमें ये देखना है, UK होम सेक्रेटरी लिंक्स FTA टू कंसर्न ओवर इमिग्रेशन। तो UK होम सेक्रेटरी ने लिंक किया है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट कंसर्न ओवर इमिग्रेशन पे, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, इसके बाद हम आगे आ जाएंगे
इंडिया abstained on श्रीलंका वोट एट यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इंडिया abstained on श्रीलंका वोट एट यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इसमें है इंडिया ऑन थर्सडे abstained फ्रॉम वोटिंग ऑन द resolution on Sri Lanka at the UN Human Rights Council while observing that Sri Lankan progress in implementing commitment in 13th Amendment, meaningful devolution and early provincial election remains inadequate। तो ये श्रीलंका के कंटेस्ट में है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे आ जाएंगे एट 34 बुर्किना न्यू जनता चीफ इज़ वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर। बर्कीना है कि क्या है ये आपको देख लेना है, ना आप बोलो कि प्रोनाउंसिएशन में गलत हुआ है, क्योंकि मैं अभी का अभी ही पढ़ के बता रही हूँ आपके सामने ही। 34 बर्कीना न्यू जनता चीफ इज़ वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर। तो ये वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर हो चुके हैं। जस्ट अ वीक अब वो 34 ईयर्स ओल्ड हैं ये। इब्राहिम टैगोर वॉज एन अननोन इवन इन हिज नेटिव बुर्किना फसो। 34 years old, but in the space of weekend he catapulted ठीक है himself from army captain to the world youngest leader है ये। and ascend that he stock hope but also fear for a poor and chronicle trouble, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेना है कि ये नाम याद रखना है। 34 years के हैं, न्यू जनता चीफ और यंगर, ठीक है, और इनका नाम भी दिया हुआ है, ये याद रखना है। इसके बाद हम आगे आएंगे। सर्विस सेक्टर ग्रोथ स्लो टू 6 month लो पीएमआई सजेस्ट। जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है वो स्लो हुआ है, 6 month में लो देखा गया है। पीएमआई ने ये चीज़ सजेस्ट किया है। प्राइस प्रेशर, इंटेंशन कंपटीशन, अनफेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज़ रही। हैव हर्ट एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन को हर्ट किया है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जो पीएमआई इंडेक्स, पीएमआई क्या है इसका फुल फॉर्म जान लेना है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सर्वे फॉर सितंबर इंडिकेट करता है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर शटर्ड इन सितंबर एज न्यू बिजनेस एंड आउटपुट ग्रोथ ड्यू एट द स्लोवेस्ट पेस सिंस मार्च। स्लोवेस्ट देखा गया सिंस मार्च, ठीक है। September marked the 14th successive month of service sector growth, but price pressure, increased competition, and unfavorable public policies slowed momentum as per survey-based PMI, Purchasing Managers Index, ठीक है। तो ये चीज़ रहा, तो स्लो देखी गई, ठीक है, तो चीज़ से रिलेटेड बताया गया। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।